स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं एचटेट 2020 वाले क्वेश्चन पेपर के 101 से लेके 110 तक के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर हम 10 क्वेश्चन सीरीज़ में पूरा कर रहे हैं। इससे पहले हम एचटेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो 5 क्वेश्चन सीरीज़ में पूरा कर चुके हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल में भी किया है विद ऑप्शंस और विदाउट एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक ही वीडियो में भी सारे पेपर को किया है। DSSB मेल फीमेल 2018 के क्वेश्चन पेपर भी हम कर चुके हैं। तो जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स अमंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज। कि इंडिविजुअल्स के बीच में पुरस्कारों की राशि और आवंटन की उचित निष्पक्षता को क्या कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरैक्शनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के ही पार्ट हैं ये सारे। अब देखते हैं सारे कौन सा जस्टिस होता है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के जो है 4 टाइप्स होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एक बार सारे ही जस्टिस को देखते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की 4 पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, इंटरैक्शनल जस्टिस और इंफॉर्मेशनल जस्टिस। फर्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है कि इंडिविजुअल्स के बीच में जब रिवॉर्ड्स को बांटा जाता है या फिर साधनों का उचित आवंटन किया जाता है, निष्पक्षता नहीं की जाती, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो इस तरह का जस्टिस जो है वो कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्योंकि बांटते टाइम न्याय हो रहा है सभी के साथ। इसमें क्या किया जाता है, फेयरनेस ऑफ आउटकम्स, क्योंकि जितना भी आउटकम है उसको बिना किसी भेदभाव के बांट देना। नो फेवरेटिज्म इन रिसोर्सेज एलोकेशन, साधनों के बांटने में भी किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना, ये आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। सेकंड है हमारा प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस में क्या होता है, देखिए प्रोसीजर किस चीज़ का प्रोसीजर है, डिसीजन मेकिंग का। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग से रिलेट करते हैं कि फेयरनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, की जो भी डिसीजन लिया जाए वो बिल्कुल उसमें फेयरनेस हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो उसमें। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और जो भी निर्णय लिया जाए उसमें अपने एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट हो पूरी। एंड टॉलरेंस ऑफ एम्प्लॉय व्यू, और जो भी कर्मचारियों का दृष्टिकोण है उसे भी सुना जाए, उसे भी ध्यान में रखा जाए। थर्ड है हमारा इंटरैक्शनल जस्टिस। इंटरैक्शनल जस्टिस में क्या था, नाम ही क्या है, इंटरैक्शन करना। देखिए अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करना। एम्प्लॉय कम्युनिकेशन और मैनेजर एम्प्लॉय कम्युनिकेशन किस में आ जाता है, इंटरैक्शनल जस्टिस में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना कि इसमें से कोई पार्ट देके बता दे कि बताओ कौन सा जस्टिस है ये, तो पता होना चाहिए सारे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। प्रोसीजरल जस्टिस डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस से, और इंटरैक्शनल जस्टिस आपस के इंटरेक्शन से रिलेट कर रहा है। और फोर्थ क्या है, इंफॉर्मेशनल जस्टिस। इंफॉर्मेशनल, इट रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड फेयरनेस। अब ये किस चीज़ की फेयरनेस की बात करें, अब द कम्युनिकेशंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्रॉम अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ से एम्प्लॉयज़ तक जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगी वो भी सभी के पास बिना किसी भेदभाव के पहुंचनी चाहिए, सभी को सारी इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है। तो ये जस्टिस आ जाएगा इंफॉर्मेशनल जस्टिस। क्या क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स आफ्टर अमंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है वो एचटेट 2018 में आया हुआ है। द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज। एक सही अशक्त परिकल्पना को खारिज करना यानी कि रिजेक्ट कर देना क्या कहलाता है। यह आ जाएगा टाइप 1 एरर में। 4 ऑप्शन है, टाइप 1 की एरर, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एरर। एक बार इन सभी का मीनिंग देखते हैं। ये है, देखिए ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो वो टाइप 1 एरर होती है। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है तो वो टाइप 2 एरर होती है। अब टाइप 1 एरर को और क्या कहा जाता है, टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव को यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। इफ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू, टाइप 1 एरर में आ जाएगा। एंड व्हेन इफ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज फॉल्स, और फॉल्स और फिर रिजेक्ट कर दिया तो वो टाइप 2 के एरर में आ जाएगा। टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव कौन सी एरर को कहा जाता है।
टाइप 3 के एरर में क्या होता है कि टाइप 3 एरर में हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया ही जाता है, साथ में करेक्ट आंसर भी बताया जाता है। इट occur when researchers provide the right answer to the wrong question, या फिर करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस फॉर द रॉन्ग रीजन। ओके, ये टाइप 3 एरर में आ जाएंगे। और टाइप 3 के एरर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बाय रनिंग ए 2-tailed टेस्ट इंस्टेड ऑफ 1-tailed टेस्ट। ठीक है, द्विपुच्छीय टेस्ट जो होता है उसको लागू करके भी इस एरर को अवॉइड किया जा सकता है। और टाइप 4 एरर क्या होती है? इट्स एक्चुअली ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइप 3 एरर। टाइप 4 एरर जो है टाइप 3 एरर का ही एक पार्ट है। व्हेन यू करेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बट मेक ए मिस्टेक इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, यानी कि आपने ठीक ठाक रिजेक्ट किया है नल हाइपोथेसिस को, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं उसको इंटरप्रेट करने में, उसको निर्वचन करने में कोई गलती कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? टाइप 4 एरर हो जाएगा। क्वेश्चन है द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू को गलत यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये टाइप 1 की एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है, एचटेट 2016 में आया था, लाइफ साइकिल स्टेज का क्वेश्चन। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, एक प्रोडक्ट जो होता है उसकी पूरे लाइफ साइकिल, उसका जो पूरा जीवन होता है, उसकी अलग अलग स्टेजेस जो है वो डिसाइड की गई हैं। तो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच ए प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली इज, तो वो कौन सी स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि क्लाइंबिंग, चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा सेल होनी स्टार्ट हो जाती है। ये कौन सी स्टेज में होता है? ग्रोथ स्टेज में होता है। 4 ऑप्शन है। इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज में तो एकदम से स्टार्ट होती ही नहीं है सेल उसकी। मैच्योरिटी स्टेज में तो बिल्कुल ही हाई होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि चढ़ने कब स्टार्ट होती है। डेक्लाइन में वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। ग्रोथ की स्टेज बची, ग्रोथ स्टेज ही हमारा आंसर है। अब देखिए स्टेजेस होती कौन सी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेनली 4 स्टेजेस कौन सी आप उन्हें छाटिए, तो मेनली 4 स्टेजेस की जब बात आती है तो एक इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड ग्रोथ स्टेज, थर्ड मैच्योरिटी और फोर्थ डेक्लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 4 स्टेजेस की बात आती है तो ये 4 स्टेजेस ही वहाँ पे बोली जाएंगी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेक्लाइन। 6 स्टेजेस की बात आ जाएगी तो मैच्योरिटी और डेक्लाइन के बीच में एक स्टैट्यूरेशन की स्टेज आ जाएगी और एक सबसे लास्ट में ऑब्सोलेंसिस की, अप्रचलन की स्टेज आ जाएगी। स्टेजेस 7 भी बोली जाती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। उसमें नंबर फर्स्ट पे डेवलपमेंट स्टेज जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब 7 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस आएंगी तो नंबर फर्स्ट पे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, स्टैट्यूरेशन, डेक्लाइन एंड देन ऑब्सोलेंस। सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट को मार्केट से इंट्रोड्यूस कराना होता है और वहाँ पे हमें एडवर्टीज़मेंट वगैरह पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, और हर प्रोडक्ट की जो अपनी स्टेजेस हैं वहाँ का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। किसी प्रोडक्ट को मान लो किसी को इंट्रोडक्शन स्टेज पे ज़्यादा टाइम लग सकता है तो किसी को ग्रोथ स्टेज पे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हर प्रोडक्ट की जो स्टेजेस है, स्टेजेस का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या था? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच ए प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली, चढ़नी जहाँ स्टार्ट होती है वो हो जाएगी हमारी ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज इज, यानी कि ऐसी कौन सी योग्यता है जिसमें विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ती है। विशेषज्ञता, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फटाफट से सब इसमें छाट देंगे कि टेक्निकल स्किल्स ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, कि ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स ऑप्शन ही ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे। तो एक बार करते हैं चारों ही स्किल्स के हम मीनिंग। ह्यूमन स्किल्स क्या होती है? देखिए ह्यूमन स्किल्स, एक इंसान दूसरों के साथ काम करते टाइम कैसा व्यवहार करता है, वो कितना अच्छे से काम कर पाता है, चाहे वो अकेले काम कर रहा है या फिर एक ग्रुप में काम कर रहा हो, ये उसके ह्यूमन स्किल्स में आता है। ये मानवीय कौशल होता है। ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू वर्क वेल, अच्छे से काम करना विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप, चाहे हम अलग काम करें या फिर एक ग्रुप में काम कर रहे हो। मैनेजर्स विद गुड ह्यूमन स्किल्स, अगर कोई मैनेजर जिसका अच्छा ह्यूमन स्किल है वो क्या कर सकता है? आर एबल, वो योग्य होता है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर पीपल, अपने लोगों से अच्छा काम वो निकलवा सकता है अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बात करता है। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, क्योंकि जिस मैनेजर के पास ह्यूमन स्किल्स है वो जानता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, मोटिवेट कैसे करना है, लीड कैसे करना है और इंस्पायर कैसे करना है दूसरों को।
तो वो अच्छे से काम निकलवा सकता है अपने एम्प्लॉय से। एंड दीज स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और ह्यूमन स्किल्स है ना वो तीनों ही लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि तीनों ही जो लेवल होते हैं यहाँ पर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो काम करते हैं। तो ह्यूमन स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है तीनों ही लेवल पे। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होती है? कंसेप्चुअल स्किल्स आर स्किल्स दैट अनेबल इंडिविजुअल्स, यानी कि हर व्यक्ति को जो योग्य बनाते हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वैचारिक कौशल। हर एक के विचार जो अलग अलग होते हैं, और जिसके पास एक कंसेप्चुअल स्किल्स है, जिसके विचार अच्छे हैं, टू आइडेंटिफाई, वो बंदा क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई कर सकता है प्रॉब्लम को, फटाफट से कंसेप्चुलाइज कर सकता है, एंड सोल्व प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट निकालना, यानी कि जो अपना मतलब भी टेम्पर लूज नहीं करता, ठीक है, विवेक से काम लेता है, ठंडे दिमाग से काम लेता है, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेता है, तो ये सब कुछ क्या आ जाता है? कंसेप्चुअल स्किल्स में आ जाता है। दीज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनस इन द वर्क प्लेस। काम करने की जगह पे ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दे अलो प्रोफेशनल्स टू थिंक एंड वर्क थ्रू आइडियाज़ एंड कम अप विद मल्टीपल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स इशू। मान लो कोई ऐसा डिसीजन है जहाँ पर पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो जिसके पास कंसेप्चुअल स्किल्स है वो हर आइडिया के ऊपर विचार करता है और बेटर जो डिसीजन होता है वो ले पाता है। अब देखिए कंसेप्चुअल स्किल्स में कितने सारे काम आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट प्रोसेस, एथिकल जजमेंट, इन सभी काम के लिए क्या होता है? हमें कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड हमारा टेक्निकल स्किल्स, जो कि क्वेश्चन का आंसर भी है कि भी विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता को लागू करने की क्षमता क्या होती है? टेक्निकल स्किल्स रेफर टू द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। टेक्निकल स्किल्स आर सेट ऑफ एबिलिटी और नॉलेज यूज टू परफॉर्म प्रैक्टिकल टास्क इन द एरिया ऑफ साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, कि इन सभी फील्ड में हमें काम करना है। तो यहाँ की जो टेक्निकल जो भी अपनी वोकैबुलरी है वो सीखनी पड़ेगी, जो भी टेक्निकल काम है वो सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और फाइनेंस के फील्ड में क्या हो जाता है? टेक्निकल स्किल्स में रेफर टू ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट who follow the procedure of technical analysis using chart, indicators and pattern to generate buy and sell signals, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल हमारी टेक्निकल लैंग्वेज आ जाती है। बिजनेस फील्ड में काम करने के लिए हमें सभी चीज़ों को यूज़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटी यू यूज़ व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब भी हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। सम एग्जाम्पल इंक्लूड कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज़, फीलिंग्स और इवन एन अपडेट ऑन योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट की अपडेट को देने के लिए भी अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है तो हम अच्छे से अपडेट दे पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एम्पैथाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ टू अदर, एक्टिवली लिसनिंग इन कन्वर्सेशन से गिविंग एंड रिसीविंग क्रिटिकल फीडबैक एंड पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज इज टेक्निकल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म्स हुज फ्यूचर अर्निंग्स आर लाइकली टू विदस्टैंड ऑन इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, यानी कि ऐसी फर्में जिसके भविष्य की कमाई को इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी कि आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना है, वो कौन सी फर्में होती हैं? डिफेंसिव कंपनी, डेफर्ड कंपनी, इंडिपेंडेंट कंपनी, डिफ्यूज्ड कंपनी। देखिए आर्थिक मंदी का सामना किसको हो सकता है? डिफेंसिव कंपनी को हो सकता है। इन सभी कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या ये होती हैं। क्या ऐसी फर्म जिसकी भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है? डिफेंसिव कंपनी आ जाएगा। डिफेंसिव कंपनी कौन सी कंपनी होती है? डिफेंसिव कंपनी इज ए कॉर्पोरेशन हु सेल्स एंड अर्निंग्स रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिफेंसिव कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी अर्निंग्स और सेल्स जो है वो स्थिर रहती है ड्यूरिंग बोथ इकोनॉमिक अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स। चाहे अर्थव्यवस्था में मंदी हो या तेजी हो, इनकी सेल और अर्निंग्स सेम रहती है, वो होती है डिफेंसिव कंपनी।
डिफेंसिव कंपनी, अब देखिए कह रहे डाउन टर्न्स में भी सेल भी उतनी ही है, अर्निंग्स भी उतनी है, लेकिन मंदी का सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी है। और ये होता कौन सी कंपनी के साथ है? डिफेंसिव कंपनी टेंड्स टू मेक प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर एसेंशियल टू कंज्यूमर्स। डिफेंसिव कंपनी ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज का निर्माण करती हैं जो कंज्यूमर्स के लिए अनिवार्य हैं। दीज प्रोडक्ट आर लाइकली टू बी परचेज वेदर द इकोनॉमी इज बूमिंग और इन ए रिसेशन। अर्थव्यवस्था में चाहे तेजी हो या मंदी हो, और जो कंज्यूमर्स हैं वो इन प्रोडक्ट को परचेज करते ही करते हैं। डिफेंसिव कंपनीज आर फाउंड मोस्टली इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। विशेष क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं, इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में। कंज्यूमर डिमांड डज नॉट डिक्लाइन एज मच ड्यूरिंग डाउन टर्न्स, यानी कंज्यूमर की डिमांड जो है वो कम नहीं होती चाहे अर्थव्यवस्था में कितनी मंदी क्यों ना हो। कंज्यूमर्स नीड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग वेदर द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और नॉट। ये है हमारी डिफेंसिव कंपनी, यानी कि जिसकी सेल और अर्निंग जो है सेम रहती है चाहे अर्थव्यवस्था में मंदी हो या तेजी हो। सेकंड ऑप्शन हमारा डेफर्ड कंपनी। डेफर्ड कंपनी क्या होता है? डेफर्ड कंपनसेशन होता है ये। इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच ए पोर्शन ऑफ एन एम्प्लॉयज इनकम इज पेड आउट ऑफ ए लेटर डेट आफ्टर विच द इनकम वॉज अर्न। देखिए डेफर्ड कंपनसेशन क्या होता है? स्थगित क्षतिपूर्ति, यानी कि एम्प्लॉय की इनकम में से एक पार्ट को काटते रहते हैं और बाद में उसे पेमेंट की जाती है, जैसे कि पेंशन वगैरह हो गई, रिटायरमेंट प्लान हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हो गया, तो डेफर्ड कंपनसेशन है। थर्ड है हमारी इंडिपेंडेंट कंपनी। इंडिपेंडेंट कंपनी जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, किसी का इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं होता है। फोर्थ भी क्या है? डिफ्यूज्ड कंपनी। अब देखिए डिफ्यूज्ड कंपनी ऐसी कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मिली, बहुत जगह मैंने ट्राई किया। डिफ्यूज कंपनी, सिर्फ डिफ्यूज़न वर्ड का मीनिंग मिला। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच ए न्यू आइडिया और न्यू प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड बाय द मार्केट, यानी कि मार्केट के द्वारा एक नए विचार को या नए उत्पाद को स्वीकारा जाता है, वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है। डिफ्यूज़न की प्रोसेस में द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ द स्पीड, यानी कि वो स्पीड होती है विच द न्यू आइडिया स्प्रेड फ्रॉम वन कंज्यूमर टू द नेक्स्ट। एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता तक एक नया आइडिया कैसे पहुंचता है, ये डिफ्यूज़न रेट में देखा जाता है। तो कई ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते और फिर भी ऑप्शन में दे रखे, जैसे डिफ्यूज्ड कंपनी आ गया और हमारा डेफर्ड कंपनी आ गया, वहाँ पे डेफर्ड कंपनसेशन आ जाएगा। और ये डिफ्यूज मतलब डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है कि कैसे एक नया आइडिया या एक नया प्रोडक्ट मार्केट में फैलता है, अपनी जगह पकड़ता है। तो क्वेश्चन क्या है? फर्म्स whose future earnings are likely to withstand on economic downturns, ये आ जाएगा डिफेंसिव कंपनी। डेफर्ड कंपनसेशन क्या होता है? भी इनकम में से एक पार्ट काटते रहो और लास्ट में पेमेंट करना है, पेंशन वगैरह आ गई इसके अंदर। इंडिपेंडेंट कंपनी वो जो अपने इंडिपेंडेंटली काम करती है, अर्निंग्स वाला कोई मतलब ही नहीं है। डिफ्यूज्ड कंपनी में डिफ्यूजन का हमने मीनिंग कर ही लिया, तो डिफेंसिव कंपनी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव्स के लिए। ये हमारा एक प्लान है अधिकारियों के लिए, एक वित्तीय सुरक्षा प्लान है। इन केस दे आर सर्वर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज, जब उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया जाए, किसी कारणवश उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया जाए, तो ये उनको दिया गया एक प्लान है, यानी कि ये एक बेनिफिट है उनके लिए। अब जो चार ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से डाउन साइजिंग क्या होता है? आकार को छोटा करना, ये ऑप्शन खत्म हो गया। हेलो एरर का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें प्रोटेक्शन प्लान की पॉजिटिव व्यू की बात करनी है। बच गए हैं दो, हेलो इफेक्ट एंड गोल्डन पैराशूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोल्डन पैराशूट। एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है अधिकारियों के लिए कि अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया जाता है तो इसके तहत उन्हें फाइनेंशियली जो है वो हेल्प मिलती है। गोल्डन पैराशूट मीनिंग देखते हैं सभी की क्या होता है। डाउन साइजिंग क्या होता है? देखिए, इट इज़ ए स्ट्रैटेजी यूज टू रिड्यूस द साइज एंड स्कोप ऑफ ए बिजनेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि कई ऐसे डिपार्टमेंट है या कई ऐसा पोर्शन है जो काम नहीं कर रहा है, जहाँ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो कंपनी उस पोर्शन को बंद कर देती है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधार सके। यूजुअली बाय लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इनके एम्प्लॉयज़ की छटनी कर दें। अगर कुछ एक्स्ट्रा है, कोई काम ही नहीं है, बेकार हैं, तो उन्हें लेइंग ऑफ थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। या क्लोजिंग लेस प्रॉफिटेबल डिविजन्स, अपने उन खंडों को बंद कर देना जहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, उन डिविजन्स को बंद कर देना जहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी को। तो डाउन साइजिंग होता है कि अपने साइज़ को कम कर लेना ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। सेकंड क्या था? हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है? किसी को देखकर उसके बारे में राय बना लेना। द टेंडेंसी टू जज ए पर्सन बेस्ड ऑन ए प्रीवियस फॉर्म्ड फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्प्रेशन। ठीक है, किसी को देख के उसके बारे में राय बनाना कि वो अच्छा है, गंदा है,
कैसा है? द हेलो इफेक्ट इज ए कोग्निटिव बेस, ये एक संज्ञानात्मक अवधारणा है इन विच एन ऑब्जर्वर्स ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ ए पर्सन, कंपनी, ब्रांड और प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द ऑब्जर्वर फीलिंग, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर उस पर्सन का, कंपनी का, ब्रांड का, प्रोडक्ट का कैसा प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव के हिसाब से ही वो अपनी राय बना लेता है अबाउट द एंटिटीज, कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट किसने दी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कंसेप्ट दी। हेलो इफेक्ट की कॉन्सेप्ट किसने दी, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। अब हेलो एरर क्या होता है, वो तो हेलो इफेक्ट कि भी किसी को देखकर राय बना लेना। हेलो इफेक्ट, हेलो एरर में क्या जाएगा, द हेलो इफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एरर। अब हेलो इफेक्ट ना एक एरर को भी बताता है इन थिंकिंग, सोचने में एक एरर आ गया, इन विच यू मेक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसेस अबाउट ए पर्सन, थिंग और प्रोसेस बेस्ड अपॉन ए सिंगल ट्रेड, यानी कि इसी एक सिंपल गुण के आधार पर किसी के बारे में राय बनाना, ये गलत हो जाता है, ये हेलो एरर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वन अज्यूम्स दैट ए गुड लुकिंग पर्सन इन ए फोटोग्राफ इज ऑल्सो एन ओवरऑल गुड पर्सन, कि फोटोग्राफ में एक पर्सन, एक बंदे की फ़ोटो है और वो उसमें अच्छा दिख रहा है, तो उस आधार पर ये राय बना लेना कि एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्सनैलिटी में सिर्फ फिजिकल ट्रेट ही नहीं, मेंटली ट्रेट को भी शामिल किया जाता है। तो सिर्फ फोटोग्राफ को देख के उसके बारे में राय बनाना, ये हेलो एरर में आ जाएगा। गोल्डन पैराशूट क्या होता है, ए लार्ज अमाउंट और अदर फाइनेंशियल कंपनसेशन, ठीक है, एक बड़ी अमाउंट में वित्तीय सहायता देना, वित्तीय क्षतिपूर्ति करना, गारंटीड टू ए कंपनी, कंपनी गारंटी देती है किसको, एग्जीक्यूटिव्स को, अपने अधिकारियों को, इफ़ दे शुड बी डिसमिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए मर्जर और टेक ओवर, यानी कि कंपनी का अगर मर्जर हो जाए, टेक ओवर हो जाए, उसके कारण अगर उन्हें निकालना पड़े तो कंपनी की तरफ से आपको ये वित्तीय क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ये आ जाएगा गोल्डन पैराशूट में, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव्स इन केस दे आर सर्व्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज, अगर ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया जाए तो प्रोटेक्शन प्लान कौन सा है, गोल्डन पैराशूट का प्लान, डी ऑप्शन। देखिए 107 क्वेश्चन है, स्टार्ट 2018 में आया है, क्वेश्चन रिपीटेड है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड इज, कि जो टैक्स रेट है, जो कर की दर है, और जो हमें उन करों से आय हो रही है, इन दोनों का रिलेशन जो देखना, वो किस में आ जाता है, लाफर कर्व में आ जाता है। ठीक है, लाफर कर्व में आ जाता है। 4 ऑप्शन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लाफर कर्व, इंडिफरेंस कर्व या केन्जियन कर्व। अब इन चारों को ही देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जैसे जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, यानी कि साधनों के संयोग में किसी एक फैक्टर के रेशियो को बढ़ाया जाता है, तो वैसे वैसे एक पॉइंट के बाद उस फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कम होता जाता है। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसकी बात कर रहा है, फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की, और उसमें से एक फैक्टर के रेशियो को घटाने या बढ़ाने की। क्वेश्चन में क्या पूछा, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड के रिलेशनशिप को पूछा गया, तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे लाफर कर्व की बात है, ये कॉन्सेप्ट किसने दी, 1947 में आर्थर लाफर ने प्रस्तुत की। यह कर्व टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड के रिलेशनशिप को दिखाता है। टैक्स रेट देखिए 0 से 100% के बीच में होती है, कभी भी 0% या 100% नहीं हो सकती। अगर ये 0% हुई तो सरकार की टैक्स से होने वाली रिवेन्यू 0 हो जाएगी और सरकार अपने सोशल वेलफेयर पे कुछ भी खर्च नहीं कर पाएगी। और अगर ये 100% हुई तो भी गवर्नमेंट रिवेन्यू 0 होगी, क्योंकि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि जितना कमाया अगर सारा ही टैक्स के रूप में पेमेंट कर दिया तो फिर बचेगा क्या। तो इस कर्व में ये बताया गया है कि एक ऑप्टिमम रेट तक टैक्स रेट बढ़ने पर रिवेन्यू भी बढ़ती है, लेकिन जब टैक्स रेट उस ऑप्टिमम रेट से ज़्यादा हो जाता है तो टैक्स रेट बढ़ने पर भी रिवेन्यू जो है वो कम होती जाती है। इसलिए गवर्नमेंट को ऑप्टिमम रेट ही तय करनी चाहिए ताकि लोग टैक्स की चोरी ना कर सके और इकोनॉमी में ब्लैक मनी ना बढ़े। देखिए ये हमारा लाफर कर्व होता है, ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया टैक्स रेट और वाई एक्सिस पे लिया टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए अगर हम ये हमारा ऑप्टिमम रेट है टी, यहाँ तक जैसे जैसे टैक्स की रेट बढ़ेगी ऐसे ऐसे रिवेन्यू भी बढ़ेगा, लेकिन इस लेवल के बाद अगर हम टैक्स रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी रिवेन्यू जो है वो कम होती चली जाती है। 0% और 100% पे हमारी टैक्स रिवेन्यू जो है वो दोनों ही 0 होती है। ये हमारा लाफर कर्व है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 बार स्टेट में रिपीट हो चुका है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर हम एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे ना पीजीटी कॉमर्स के लिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और साथ ही साथ नेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी।
नेक्स्ट क्या है, इंडिफरेंस कर्व। और जिसने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व वो फटाफट कहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन ही नहीं है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, एन इंडिफरेंस कर्व शोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव ए कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी देयर बाय मेकिंग द कंज्यूमर इंडिफरेंट। देखिए इंडिफरेंस कर्व में ना दो साधनों के संयोग को दिखाया जाता है और वो दो साधनों का संयोग जो है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है कंज्यूमर को। कॉम्बिनेशन है ABCDE। यहाँ बिस्किट लिए गए हैं बनाना, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एक बिस्किट और 2 बनाना और 12 बनानाज को रखा गया है, और बी कॉम्बिनेशन में 2 बिस्किट्स और 8 बनानाज को रखा गया है। यानी कि ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है अपने कंज्यूमर को। हमने जब इसको प्लॉट किया इंडिफरेंस कर्व को, तो ये हमारा इस तरह से डायग्राम बना। ठीक है, अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ये राइट साइड में जाता जाएगा वो उतना ही हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को दिखाता जाएगा। और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, नेट के पेपर में भी पूछी गई थी एक बार कि भाई इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी थी जो नहीं थी वो छांटनी थी। तो जो थी वो क्या थी, एक तो यही वाली कि भाई राइट साइड की तरफ जितना जाता चला जाएगा उतना ही ये सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और ये कभी भी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। ठीक है, और ये अपने ये ओरिजिन से कन्वेक्स होता है। इससे कई तरह से प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, आगे कभी क्वेश्चन आया तो हम करेंगे उसको पूरा डिटेल में। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि भाई किसके बारे में बता रहा है ये कर्व। ये बता रहा है हर 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बता रहा है जिस पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है। नेक्स्ट है किन्सियन कर्व। किन्सियन कर्व क्या दिखाता है, ये दिखाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक आउटपुट, इन दोनों के रिलेशन को। इट शोज हाउ द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वेरीज विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। इकोनॉमिक आउटपुट का लेवल अलग अलग होगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का लेवल भी अलग अलग होता है। इक्विलिब्रियम कैन हैपन एट पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि संतुलन कहाँ पर आता है, संभावित जीडीपी पर, और ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है, और बिलो और अबोव दैट लेवल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड इज। ये आ जाएगा लाफर कर्व में, क्योंकि बाकी जितने भी कर्व हैं वो सारी हमारी अलग अलग कॉन्सेप्ट को दिखा रही है। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, ए सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट्स इन एन इकोनॉमिक लॉस बाय अनदर इज। यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक देश द्वारा आर्थिक लाभ दूसरे देश का आर्थिक नुकसान होता है, या एक देश को जब आर्थिक लाभ हो रहा है तो दूसरे को नुकसान हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो सम गेम। जीरो का गेम है, एक को प्लस एक को माइनस कर दिया तो जीरो आ जाएगा, जीरो सम गेम। बाकी ऑप्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड या इकोनॉमिक बैलेंस। ठीक है, जीरो सम इज ए सिचुएशन इन गेम थ्योरी इन विच वन पर्सनस गेन इज इक्विवेलेंट टू अनदर्स लॉस। एक का फायदा दूसरे के नुकसान के बराबर है। सो द नेट चेंज इन वेल्थ और बेनिफिट इज जीरो, यानी कि हमारा बेनिफिट क्या जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्वेश्चन भी यही था कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक देश का आर्थिक लाभ दूसरे देश का आर्थिक नुकसान बन जाता है, ये क्या था, जीरो सम गेम। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड समरी रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक ढंग से रखा गया और संक्षेप में रखा गया रिकॉर्ड है एक कंट्री की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, जो वो विश्व के दूसरे देशों के साथ करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन सभी का बैलेंस आ जाता है। एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों से जो गिफ्ट मिलते हैं, या फिर एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को जो गिफ्ट देते हैं, जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाता है। थर्ड ऑप्शन है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ट्रेड में क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है ना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाएगा। फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक बैलेंस। देखिए हिंदी में क्या है, आर्थिक संतुलन। और आर्थिक संतुलन की बात करें तो आर्थिक संतुलन वहाँ होता है जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाए। और इंग्लिश में इकोनॉमिक बैलेंस, इकोनॉमिस्ट यानी कि जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं वो यूज़ द बेसिक बैलेंस। इकोनॉमिक बैलेंस की जगह क्या यूज़ करते हैं, बेसिक बैलेंस को। फॉर ए गिवन पीरियड टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज कमिंग इनटू द कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट फ्लोज आउट टू अदर कंट्रीज। एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरह ही है इसका भी मीनिंग, इकोनॉमिक बैलेंस का। कि ये चारों ऑप्शन थे हमारे। देखिए क्वेश्चन है सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक गेन बाय वन कंट्री रिजल्ट इन एन इकोनॉमिक लॉस बाय अनदर। तो ये हो जाएगा जीरो सम गेम।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का 109 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू। एस्टेट 2019 में भी क्वेश्चन इसी तरह आया है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था, वहाँ पे क्वेश्चन है नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंस था। वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा आंसर था। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस और नेट के बीच का डिफरेंस हमें देखना है, तो ग्रोस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिशिएशन। बाकी ऑप्शंस में इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस किसका डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डेप्रिशिएशन ग्रोस और नेट का डिफरेंस होता है। नेट एक्सपोर्ट, डी ऑप्शन है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। और सी ऑप्शन है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो कंज्यूमर एक्सपेंड करते हैं अपना, कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ टोटल मनी स्पेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स फॉर पर्सनल यूज एंड एन्जॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट परचेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक उपभोक्ता ये ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स या अब सर्विसेज के ऊपर जितना भी खर्चा करते हैं ना, वो सारा का सारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में आ जाता है। क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, डेप्रिशिएशन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट्स व्हेन इन रियलिटी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी प्रवृत्ति, एक टेंडेंसी है लोगों को जोड़ने की, लोगों की दो घटनाओं को जोड़ने की प्रवृत्ति, जो वास्तविकता में उनका कोई संबंध ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, इल्यूजरी कोरिलेशन, भ्रमपूर्ण सह संबंध। उनके संबंध ही नहीं है, फिर भी उनको जोड़ा जा रहा है। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है सोशल एक्टिविटी, सेकंड है ड्यूल इंटेंसिटी, थर्ड है सोशल कोरिलेशन और फोर्थ है इल्यूजरी कोरिलेशन। फर्स्ट सोशल एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, सोशल एक्टिविटी इज ए इवेंट दैट ब्रिंग्स मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी टुगेदर, यानी कि एक समुदाय के लोगों को आपस में जोड़ता है। ये एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जो समुदाय के लोगों को आपस में जोड़ते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। सेकंड है ड्यूल इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता, प्रगाढ़ता, उग्रता या गहनता, इनकी जितनी स्पीड से कोई काम किया जाए। और ड्यूल का मतलब कि दोहरी स्पीड से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, द कन्फ्लिक्ट हैज़ नाउ रिच्ड ए न्यू लेवल ऑफ इंटेंसिटी, की अब जो संघर्ष है ना वो इंटेंसिटी के नए लेवल पे पहुंच चुका है। और ड्यूल इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, दोहरी, यानी कि दुगनी तेज़ी से पहुंच चुका है। तो ड्यूल इंटेंसिटी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ टेंडेंसी बतानी है, लोगों की दो घटनाओं को जोड़ने की प्रवृत्ति की। तो ड्यूल इंटेंसिटी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सोशल कोरिलेशन क्या होता है, सोसाइटी के कोरिलेशन को देखा जाता है इसमें। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो कोरिलेशन के टाइप्स में सोशल कोरिलेशन ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं। जैसे इल्यूजरी कोरिलेशन, भ्रमपूर्ण संबंध, जो कि ऊपर मीनिंग में बता ही दिया। इल्यूजरी कोरिलेशन यही होता है कि जब लोगों की दो घटनाओं को जोड़ने की प्रवृत्ति, जब वास्तविकता में उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी जोड़ा जा रहा है, तो ये है इल्यूजरी कोरिलेशन। तो ये थे हमारे 4 ऑप्शंस, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो आने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ना नहीं हो सकती, सॉरी थोड़ी सी लेट हो गया ये वीडियो आने में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर आपको पिछले एस्टेट पेपर्स के नोट्स चाहिए हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पीछे जो एस्टेट के क्वेश्चन पेपर किए हैं उन सभी के नोट्स हैं वहाँ पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।